हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में। इसके बारे में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे और बहुत ही आसानी से इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही आसानी से इसको हम समझेंगे। ये सीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में सीटेट की हर बार की परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह समझ में आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके और वो भी सीटेट में 30 में 30 अंक जो हैं वो अच्छे से प्राप्त कर पाएँ और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका रिजल्ट आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि है आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी होता क्या है, पर्सनालिटी है क्या, किसे हम व्यक्तित्व कह सकते हैं और जो एक व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है इत्यादि के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से करता है, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, वो व्यक्तित्व शब्द का जो प्रयोग है बहुत ही व्यापक रूप से करता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, यानी कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को जिसको भी हम देखते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं या खूबियां पाई जाती हैं, जिनके आधार पर वह परिस्थिति के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं प्रकट करता है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है या प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं प्रकट करता है। इन्हीं का सामूहिक नाम व्यक्तित्व है और वो जो क्रियाएं करता है इन्हीं का एक सामूहिक नाम, यानी इन्हीं को ग्रुप्स में क्या कह दिया जाता है, व्यक्तित्व कह दिया जाता है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं, कुछ न कुछ खूबियां पाई जाती हैं और उन खूबियों के द्वारा वह विभिन्न प्रकार की क्रियाएं या विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन कर लेता है। यानी कि जिसके अंदर जो भी खूबियाँ पाई जा रही हैं उन्हीं खूबियों के द्वारा वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है और वे जो खूबियाँ होती हैं और वो जो कार्य संपन्न करता है, इन्हीं का एक मिला जुला जो समूह होता है उसी को व्यक्तित्व नाम दे दिया जाता है। व्यक्तित्व ऐसे गुणों का योग है जिनके कारण कोई व्यक्ति आकर्षक या अनाकर्षक दिखता है। और व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का योग होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण या तो व्यक्ति किसी को आकर्षक लगेगा, यानी कि या व्यक्ति किसी को बहुत ही प्यारा लगेगा, या व्यक्ति किसी को अनाकर्षक, या व्यक्ति किसी को अनाकर्षक का मतलब क्या है, बुरा लगेगा। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व ऐसे गुणों का योग होता है जिनके कारण कोई व्यक्ति आकर्षक भी दिख सकता है और अनाकर्षक भी दिख सकता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं। फिर से अगर हम व्यक्तित्व के बारे में कम शब्द में अगर हम बात करें, यानी कि आसानी से हम बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वह परिस्थिति के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम एक शब्द में व्यक्तित्व कहते हैं। यानी कि कहने का हमारा मतलब यह है कि हम आसपास जितने भी आसपास के अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियां हैं। उन खूबियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई भी कार्य करने की अगर क्षमता है, मान लीजिए कि हमारे अंदर कार चलाने की बहुत अच्छी क्षमता है, तो उस कार चलाने के लिए हम किसी ऐसी विशेष परिस्थिति में पड़ गए हैं जिसके द्वारा हमको चलानी पड़ जा रही है, तो हम उसको अच्छे से चला ले रहे हैं, तो वह हमारे व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा और इन्हीं प्रक्रियाओं को हम एक शब्द में व्यक्तित्व कह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का व्यक्तित्व, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर वह परिस्थिति के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं करता है और इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम एक शब्द में व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, यानी कि पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है, हम पर्सनालिटी किसे कह सकते हैं। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि जो व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर क्या है, व्यक्तित्व है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना या परसेना शब्द से हुई है। और जो पर्सनालिटी शब्द है यह यूनानी भाषा के परसोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ यानी कि परसोना शब्द का मतलब क्या होता है, नकाब या मुखौटा होता है। यानी कि जो जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं उसे इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। और पर्सनालिटी शब्द जो है ये यूनानी भाषा के परसोना शब्द से बना हुआ है, जो कि परसोना का मतलब होता है नकाब या मुखौटा, यानी कि चेहरे पे जो हम लोग नकाब या मुखौटा पहनते हैं वही उसका मतलब हो जाता है। यूनानी लोग
क्या करते थे, नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे। आप सभी लोग भी देखते होंगे कि अगर मंच पे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नकाब या मुखौटे पहन करके अभिनय करते हैं। तो यूनानी लोग क्या करते थे, यूनानी लोग नकाब पहनकर मंच पर अभिनय करते थे ताकि दर्शकगण यह न जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है। यानी कि वो नकाब या मुखौटा इसीलिए पहनते थे ताकि जो दर्शकगण हैं, जो देखने वाले हैं, वह यह न जान सके कि कौन सा व्यक्ति किस किरदार में है। करते क्या थे कि किसी भी पुरुष को महिला बना देते थे तो वो महिला वाले पूरे गेटअप में, महिला वाले मुखौटे में आ जाता था ताकि लोग यह ना जान पाए कि कौन सा व्यक्ति किस किरदार में है, दर्शकगण यह ना जान सके। दास, विदूषक, राजकुमार, राजा, रानी या राजनर्तकी इत्यादि के मुखौटे पहनकर या इत्यादि का अभिनय करते थे। अभिनय करने वाले जिस प्रकार के पात्र का पाठ या अभिनय करते थे उसी प्रकार का नकाब धारण कर लेते थे। इस प्रकार यूनान में प्रारंभ में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य स्वरूप से लिया जाता था। और इस प्रकार जो यूनान में क्या होता था, व्यक्तित्व का जो अर्थ था वो व्यक्ति के बाह्य स्वरूप, क्योंकि जो मुखौटा पहना जाता था वो बाह्य स्वरूप ही था उसका, बाहर से ही मुखौटा पहन लिया जाता था तो वो बाह्य स्वरूप से उसका अर्थ लिया जाता था पहले प्राचीन समय में यूनान में। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता गया कि जो व्यक्तित्व का अर्थ है वो सिर्फ बाह्य स्वरूप ना होकर के वह आंतरिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप इत्यादि सभी स्वरूपों में उसका विस्तार होता चला गया। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना हुआ है जो कि यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है। और पर्सोना का मतलब होता है नकाब या मुखौटा। आगे अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाएं, यानी कि पर्सनालिटी की डिफिनीशंस क्या हैं, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी न किसी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा जरूर पूछ ली जाती है, तो ये आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं दी हैं उन्हें निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से या अपने अपने अनुसार अनेक प्रकार की परिभाषाएं और व्यक्तित्व को समझाने का जो प्रयास किया है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक की हम बात करते हैं डैसियल के अनुसार। यानी डैसियल एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का वह समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यानी होता क्या है, डेसियल ने क्या कहा है, इन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो व्यक्ति के सभी व्यवहारों का, यानी कि वो जितने भी व्यवहार व्यक्ति करता है, जितने भी व्यवहार प्रदर्शित करता है, उनका एक समायोजित संकलन होता है। यानी उनका एक मिला जुला रूप होता है, सभी इकट्ठा होकर के, यानी जितने भी व्यवहार होते हैं उनका एक ग्रुप्स जो होता है उसका एक संकलन होता है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो उनके आसपास के व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, यानी उसका पर्सनालिटी कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगले मनोवैज्ञानिक है एल्पर्ट के अनुसार। यानी कि एल्पर्ट ने क्या कहा है, इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। यानी इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक, यानी कि उनके मन के अंदर जितनी भी जो अवस्थाएं हैं, यानी कि जो क्रियाएं चल रही होती है, उनका एक गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी परिवेश, यानी कि जिस परिवेश में वो रह रहा है, जिस परिवेश में वो निवास कर रहा है, उसके साथ में वो क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। यानी कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व जो होता है वो क्या करता है, उस व्यक्ति को एक जिस वातावरण में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसके साथ में उसको समायोजन स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसने कहा, यह एल्पर्ट महोदय ने कहा। अगले पॉइंट की बात करते हैं ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी इन्होंने बताया कि चाहे वो दैहिक हो, मानसिक यानी कि मेंटलिटी हो, नैतिक यानी कि मॉरल हो, सामाजिक गुण हो, इत्यादि के जितने भी गुण हैं, इनके गतिशील और सुसंगठित संगठन, यानी जितने भी ये गुण व्यक्ति के अंदर पाए जा रहे हैं, इनका एक संगठन, इनका एक ग्रुप, यही क्या होता है, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं सभी के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका नैतिक गुण कैसे हैं व्यक्ति के, और उसके सामाजिक गुण कैसे हैं, समाज में वो कैसे रह रहा है, लोगों के साथ में उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन कैसा है, तो यही उसके क्या व्यक्तित्व की क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यही सब जो पॉइंट्स होते हैं, चाहे दैहिक हो, मानसिक गुण हो, नैतिक गुण हो, सामाजिक गुण हो, यही सब किसी भी व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ऐसा किसने कहा, ऐसा ड्रेवर महोदय ने कहा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार, वैलेंटाइन ने बताया कि व्यक्तित्व जो जन्मजात और ऑर्गन प्रवृत्तियों का योग है। यानी कि जो व्यक्तित्व होता है वो जन्मजात और ऑर्गन प्रवृत्तियों का योग होता है। ऐसा किसने कहा, ऐसा वैलेंटाइन महोदय ने कहा। अगले पॉइंट की बात करते हैं थॉर्प तथा समूलर के अनुसार।
यानी थॉर्प तथा सम्बुलर जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, कथन जो है वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए छोटे जितने भी छोटे कथन होते हैं उनकी पूछे जाने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि वो पेपर में अच्छे तरीके से सटीक बैठ भी जाते हैं और उनको पूछने में बहुत ही आसानी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्यक्तित्व एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन थॉर्प तथा सम्बुलर का है। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि थॉर्प तथा सम्बुलर का निम्न में से कौन सा कथन है? तो इनका कथन है कि व्यक्ति एक जटिल तथा एकीकृत प्रक्रिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पे इस पे स्टार लगा सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। विसेंज एवं विसेंज के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्ष्यों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। यानी विसेंज एवं विसेंज ने बताया कि जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है? मनुष्य की जो आदतें हैं वो होती हैं, यानी कि मनुष्य कैसी आदतें हैं, मनुष्य के अंदर अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं। अगर अच्छी आदतें हैं तो उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा, अगर बुरी आदतें हैं तो उसका व्यक्तित्व बुरा होगा। तो क्या इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो होता है वो मनुष्य की आदतों, उसके दृष्टिकोणों पर और उनके लक्ष्यों का जो संगठन होता है उस पर निर्भर करता है और वही व्यक्तित्व होता है, ऐसा विसेंज एवं विसेंज ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। विक तथा हंट के अनुसार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी पूछे जाने की संभावना है। विक तथा हंट ने क्या बताया कि किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, यानी कि जो व्यक्ति एक व्यक्ति है वो जितने भी व्यवहार करता है, वो जितने भी बिहेवियर्स करता है अपने दिन प्रतिदिन में, उनके प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है। यानी कि वो जितने भी प्रकार की व्यवहार कर रहा है उनके व्यवहार में जो भी विशेषताएं निकल के आ रही हैं, जो भी विशेषताएं पाई जा रही हैं उसके व्यवहार में, वही विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा विक एवं हंट ने कहा। आगे हम बात करते हैं मनु के अनुसार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो व्यक्ति के सभी पक्षों का एक विशिष्ट संकलन होता है, यानी कि व्यक्ति के सभी पक्षों का एक विशिष्ट संकलन होता है जो उसके संपूर्ण रूप को कुछ पक्ष अन्यों की अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदान करती हैं, यही व्यक्तित्व होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा मनु ने कहा है। यानी मनु ने बताया है कि व्यक्ति के सभी जो पक्ष होते हैं उनका एक विशिष्ट संकलन होता है जो उसके संपूर्ण रूप को, यानी कि उसका जो संपूर्ण रूप है, उसके जो भी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वो दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं करता है, जो भी व्यवहार प्रतिपादित करता है, उन सभी का जो संपूर्ण रूप है और उसके जो कुछ पक्ष हैं वो अन्य की अपेक्षा, यानी जो भी अन्य कार्य वो कर रहा है उनकी अपेक्षा अधिक विशिष्टता प्रदान करते हैं, यही व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन परिभाषाओं से व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाले निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं। यानी कि हम जितनी भी परिभाषाओं के बारे में चर्चा की हमने अभी, तो उनके आधार पर हम निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत होते हैं, निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं कि जो एक व्यक्तित्व होता है वो कैसा होना चाहिए और व्यक्तित्व में क्या क्या होता है। तो यह व्यक्ति की मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन है, यानी कि जो व्यक्तित्व होता है या व्यक्ति की जो मनोदैहिक अवस्थाएं होती हैं, जो भी उसके अंदर क्रियाएं चल रही होती हैं, उनके द्वारा जो भी व्यवहार किए जाते हैं, उनका संगठन जो होता है वही व्यक्तित्व होता है। अगला पॉइंट, वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और जो वातावरण होता है, यानी जो एनवायरनमेंट होता है, जिस परिवेश में व्यक्ति रह रहा होता है, वह व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। यह जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी कि जो व्यक्तित्व होता है वो जन्मजात भी होता है और वो अपने वातावरण या परिवेश में रह करके अर्जित भी करता है। तो यह जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन है और जो व्यक्तित्व होता है वो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होता है, यानी वातावरण के साथ इसका समायोजन भी किया जाता है। तो ये भी स्लाइड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी पॉइंट से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सरलता के साथ में आप इसको समझते चलिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करते चलिए। आगे पॉइंट की हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं, यानी कि व्यक्तित्व जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे हम व्यक्तित्व की विशेषताओं को पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मानव के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी मानव जो होता है उसके अंदर जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिकता। मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह समाज में ही रहता है, जिसका विकास समाज में रह करके संभव हो सकता है। समाज से हट करके किसी भी मानव का या किसी भी मनुष्य का विकास संभव नहीं है। तो मानव क्या करता है? समाज में ही रहता है, समाज का प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह करके ही उसका विकास जो होता है वो संभव हो पाता है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता, यानी कि अगर वो चाहे कि हम समाज से अलग रहें, जो भी समाज की बातें हैं, जो भी समाज के मूल तत्व हैं उनको हम ना माने और हम समाज से दूर हट करके चलें,
सामाजिक क्रियाएं हम ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समाज से अलग नहीं रह सकता है। समाज में रहकर ही वह जो व्यक्ति होता है वह अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक विकास करता है, और व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास समाज में रह करके ही भली भांति हो सकता है। और जो व्यक्ति होता है वो समाज में रह करके ही उसके जो व्यक्तित्व या उसकी जो पर्सनालिटी होती है उसका डेवलपमेंट या विकास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर, यानी कि अगली जो व्यक्तित्व की विशेषता है उसके वो है लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, यानी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अपने सामने अवश्य रखता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति है तो वह अपने जीवन में कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर रखता है। जैसे आप हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य कि आप अच्छे तरीके से सीटेट पास हो जाएं, सीटेट में बहुत ही अच्छे से अच्छे आपको नंबर प्राप्त हो जाएं, और आगे आने वाली अगर कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो आप उसमें भी अच्छे से अंक प्राप्त करके आप एक अपनी सीट पक्की कर सकें, तो ये आपका लक्ष्य है। तो इसी प्रकार प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी मनुष्य ने अपने सामने क्या लक्ष्य रखा है, उसके प्रति वह कितना सजग है, उसकी प्राप्ति के लिए वह कितना प्रयासशील है, इसको देखकर ही यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में यह विशेषता किस सीमा तक है। यानी कि वह जो व्यक्ति होता है जो उसने उद्देश्य या लक्ष्य को रखा हुआ है कि हम यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए वह कितना सजग है, उसके लिए वह कितनी क्रियाएं करता है। जैसे कि आप हैं, आपने लक्ष्य रखा है कि हमको सीटेट में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, 120 प्लस आपको नंबर लाने हैं, तो इसके लिए आप कितना सजग हैं, आप कितना टाइम देते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, ये सभी मायने रखते हैं। तो यही क्या है, यही अपने सामने जो भी लक्ष्य रखा है उसको प्राप्ति के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, यही सब देखकर ही यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में व्यक्तित्व की कितनी विशेषता है या किस सीमा तक है। तो ये व्यक्तित्व की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है। आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आत्मचेतना, यानी कि अगली व्यक्तित्व की जो विशेषता है वह आत्मचेतना है। आत्मचेतना से तात्पर्य अपने या स्व या अपने अहम के संबंध में सचेत होना है। यानी आत्मचेतना, आत्म का मतलब क्या होता है? मैं या स्वयं, ठीक है। तो स्वयं चेतना का मतलब सचेत होना, जागृत होना। तो जो स्वयं या अपने अहम के संबंध में आप सचेत होते हैं, आप जागृत होते हैं, वही आत्मचेतना होती है। आत्मचेतना के कारण ही व्यक्ति इस बात की ओर विशेष ध्यान देता है कि अन्य लोग उसे किस दृष्टि से देखते हैं। और अगर आपके अंदर आत्मचेतना है, अगर आप आत्मसजग हैं, ठीक है, तो आप जान पाएंगे कि आप जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके बारे में क्या राय रखता है, आपके बारे में वो क्या सोचता है, और लोग आपको किस दृष्टि के साथ में देखते हैं। उसे इस बात का पता होता है कि किस कारण से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और किस कारण से उसकी निंदा करते हैं। और इसी के द्वारा, यानी आत्मचेतना के द्वारा ही आप जान पाएंगे कि जो लोग हैं आपके आसपास के, वो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं। आप तो अगर आपको लगता है कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप वैसे ही कार्य करेंगे ताकि आपको और अधिक प्रशंसा मिले। आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों की जितने भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपका क्या होगी? आपकी प्रशंसा होगी। और अगर आपको पता चलता है कि लोग आपकी निंदा कर रहे हैं तो आपका व्यवहार भी उसी तरह से धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मचेतना के द्वारा आप इन सब बातों का भी पता लगा सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व के अंदर क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परिवेश के साथ समायोजन, यानी कि व्यक्तित्व की अगली विशेषता में परिवेश के साथ समायोजन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समायोजन का अभिप्राय है अपने आप को परिवेश की मतानुसार ढालना। समायोजन का मतलब ही क्या होता है कि अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाल लेना, यानी कि जैसा आपका परिवेश है, जैसा आपका वातावरण है, ठीक उसी के अनुसार आप ढल जाना, उसी के अनुसार आप हो जाना, यही समायोजन होता है। तथा परिवेश को अपने अनुकूल बना लेना, और जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, उसमें आप ढल गए हैं और उसको भी और अपने आप को भी एक दूसरे के अनुकूल बना रहे हैं। समायोजन के कारण ही व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, और समायोजन के कारण ही जो एक व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। मान लीजिए कि आप बहुत ही शरारती टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है, आप बहुत ही शरारत करते हैं और आप किसी ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां पे शरारत करना बिल्कुल मना है, तो आप क्या करेंगे? आपको समायोजन करना पड़ेगा वहां पे जाकर के। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। वहां पर शरारतें कम होती हैं तो आप शरारत कम करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को उसके अनुसार ढालेंगे, उस परिवेश के अनुसार ढालेंगे। धीरे धीरे आप क्या करेंगे? शरारतें बंद कर देंगे और अपने आप को पूर्णतः उस परिवेश के अनुसार समायोजित कर लेंगे, उसके अनुसार ढाल लेंगे। तो यही क्या होता है? परिवेश के साथ में समायोजन करना, जो कि व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है दैहिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्तित्व की विशेषताओं में दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का जहां दैहिक स्वास्थ्य अच्छा हो, यानी कि व्यक्ति का जहां शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, वही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि मानव मनोदैहिक जीव है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ
आपका अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो भी अच्छा नहीं कहा जा सकता जब तक आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। जब तक आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ कैसे होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना चाहिए, आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक मानव जो है वो मनोदैहिक जीव है। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है, जिसको हमने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सरलता के साथ में समझने का प्रयास किया है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देख लेते हैं हम कि आप लोग वीडियो को देख जरूर लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जितने लोग भी अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।